रूस के पास 5,580 और अमेरिका के पास 5,225 जौहरी हथियार हैं। यानी ये दोनों ममालिक दुनिया के तकरीबन 90% एटमी जखीरे के निगहबान हैं। यही चंद हथियार इतने इख्तियार रखते हैं कि एक लम्हे की गलती या जानबूझकर इस्तेमाल पूरी इंसानियत के लिए कयामत बन सकती है। आज जब आलमी तनाव बढ़ रहा है, यह एदाद शुमार महज शुमारी नहीं बल्कि एक संगीन खबरदार कुन पैगाम है। दुनिया एक नए तवाजुन और नाजुक तवाजुन के ऊपर है और हर फैसला उस तवाजुन को बदलने की सलाहियत रखता है। और अमेरिका इस दौड़ में नए तजर्बात करने की तैयारी में है। इसके मकासद क्या है, इसके पीछे खुफिया हकीकतें क्या है और इसका मुस्तकबिल किस मुल्क या दुनिया के हिस्से के लिए खतरनाक होगा, तफसील इसी वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये वक्त अहद का वो लम्हा है कि जब तारीख, टेक्नोलॉजी और सियासत एक साथ टकराने जा रही है और सवाल यह कि क्या दुनिया वाकई एक नई जौहरी दौड़ के दहाने पे खड़ी है। और माजी को अगर देखें तो जौहरी तजर्बात उस वक्त शुरू हुए थे जब दूसरी जंग अजीम ने दुनिया को ऐसे हथियार दिखाए जिनके वजूद ने बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी की बुनियाद बदल दी। 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट के बाद दुनिया ने 90 की दहाई तक जमीनी, जेर जमीन और फजाई जौहरी धमाकों का एक सिलसिला देखा जिसने सर्द जंग के दौरान ताकत के तवाजुन को मुकर्रर किया। मगर उसी अरसे में ताबकारी के संगीन खतरात, माहौलियात और आलमी सियासी दबाव ने 1990 में जौहरी तजर्बात पे अमली पाबंदी और बिल वास्ता बैनुल अक़वामी मुआहिदों की शक्ल इख्तियार करवाई। अमेरिका ने भी 1992 के बाद कंपोजिट तौर पर जौहरी धमाकों का अमली तवक्कुफ इख्तियार कर लिया और बाद में साइंस बेस्ड स्टॉक पाइल स्टीवर्डशिप के जरिए अपने हथियारों की इत्मीनान कल्बी यानी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी को तजर्बाती धमाकों की बजाय कंप्यूटर मॉडलिंग, जैली तजर्बात यानी सब क्रिटिकल टेस्ट और उनके अज्जा की जांच के जरिए बरकरार रखा। इस दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर भी कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे सीटीबीटी भी कहा जाता है, इसकी हिमायत बढ़ती गई। हालांकि वो रस्मी तौर पे पूरी दुनिया ने नाफिज नहीं की। माजी ने यह सबक दिया कि बराह रास्त धमाके अगरचे तकनीकी तौर पे ताकत की अलामत है, मगर सियासी, मुआशी और इंसानी कीमतें बहुत बुलंद होती हैं। इसी वजह से गुज़श्ता 3 दहाइयों में आलमी ना अस्करी दायरा कार में धमाकों का अमल निस्बतन कम रहा। फिर मौजूदा सूरत हाल जो सबसे अहम है, ये बहुत तेज रफ्तार और गैर रिवायती है। अक्टूबर 2025 के इख्तिताम पे अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पे ऐलान किया कि उनके अहकामात के तहत अमरीकी दिफाई इदारे फौरी तौर पे जौहरी हथियारों के तजर्बात दोबारा शुरू करें। ये एक ऐसा ऐलान था जो तेजी से बैनुल अक़वामी खबरों का महवर बना और जिसने माहिरीन, कानून साजों और बैरूनी ममालिक में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ा दी, क्योंकि अमरीका 3 दहाई के वक्फे के बाद बराह रास्त पॉलिसी तब्दील कर रहा है। इस ऐलान ने माहिरीन की जानिब यह सवाल जरूर उठाया है कि आया यह महज सियासी सिग्नल है या हकीकतन जेर जमीन धमाकों की बहाली की शुरुआत है, क्योंकि अमली तौर पे दोबारा हकीकी धमाके करवाने के लिए वक्त भी चाहिए, लॉजिस्टिक भी चाहिए, अरबों डॉलर की माली सरमायाकारी भी चाहिए। और माहिरीन का अंदाजा यह है कि इस अमल को नाफिज करने में 24 से 36 महीनों जैसा वक्ती फासला दरकार हो सकता है। इस वक्त यह भी वाज़ेह है कि अमेरिका अपनी फितरी तशवीश यानी चीन और रूस के तेजी से बढ़ते हुए जौहरी प्रोग्राम के तनाजुर में यह अपनी हिकमत अमली जाहिर कर रहा है। बीजिंग और मॉस्को की हालिया पेशरफ्त, जैसा कि जदीद डिलीवरी सिस्टम्स, बाज ना रिवायती जौहरी सलाहियतों की नुमाइश, ये वाशिंगटन को वो इशारा दे रही है कि तवील मुद्दती बरतरी बरकरार रखने के लिए उसकी रिवायती हिकमत अमली काफी नहीं रही। और इसी तनाजुर में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका को बराबरी की बुनियाद पर आजमाने की जरूरत है। इस सादा जुमले के पीछे 2 बड़ी नौइयत की हकीकतें, एक तकनीकी और एक जियोपॉलिटिकल। तकनीकी सतह पे अमेरिका के पास नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट जैसी तंसीबात हैं जहां पर आखिरी बार 1992 में जेर जमीन तजर्बात हुए थे, मगर अब वहां कई निजाम सालों से कंप्यूटर मॉडलिंग और गैर धमाकियाती तजर्बात के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए हकीकी धमाके बहाल करने के लिए न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती इकदामात को अपग्रेड करना पड़ेगा बल्कि तवील उबूरी तैयारी करना पड़ेगी, जदीद डिवाइसेस की रिकन्फिगरेशन करना पड़ेगी और खदशात ताबकारी के बायस सख्त जवाबित का नफाज भी लाजिम होगा। लिहाजा एक्सपर्ट्स का ख्याल यह है कि अगरचे सियासी हुक्म फौरन दिया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर यह एक महंगा, पेचीदा और वक्त तलब अमल है जो बरसों में पाया तकमील तक पहुंचेगा। जियोपॉलिटिकल जाविया इसका और भी गहरा है। जौहरी तजर्बात की बहाली मगरबी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ आलमी अदम एतमाद की नई लहर खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक बड़े मुल्क का यह कदम बरक्स रद्द अमल को जन्म देगा। रूस और चीन दोनों ने पहले खबरदार किया है कि अगर कोई बड़ा जौहरी ताकत तजर्बा दोबारा शुरू हुआ तो वो भी उसी तरीके के तजर्बात करेंगे और इसका नतीजा मुमकिना तौर पे एक कसीरुल जहती जौहरी दौड़ की तरफ हो सकता है, जिसमें ना सिर्फ रिवायती ताकतें बल्कि दरमियाने दर्जे के एटमी ममालिक भी इजाफी जदीद सलाहियतों तक पहुंचने की कोशिशों में मजीद सरमायाकारी करेंगे। और ईरान
इस मामले के ऊपर फिर दुनिया भर को बताएगा और बावर करवाएगा कि देखें हमारी तो फिर हैसियत बनती है, हम तो करेंगे, और शिमाली कोरिया को मानना पड़ेगा। यही वो वजह है कि बहुत से माहिरीन और गैर सरकारी इदारे इस ऐलान को खतरनाक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे ना सिर्फ आलमी कंट्रोल फ्रेमवर्क कमजोर पड़ सकता है, बल्कि गैर एटमी ममालिक में फैलाव के खदशात बढ़ जाएंगे और नया गैर रस्मी या बाकायदा हथियारों का मुकाबला जन्म ले सकता है। अब सोचें कि यह तब्दीली आलमी अमन सिक्योरिटी के निजाम को किस तरह छू सकती है। अगर अमेरिका हकीकी धमाके शुरू कर दे तो सबसे पहले वो आलमी महाज पे जमहूरी और गैर जमहूरी दोनों ही मुल्कों के रद्द-ए-अमल का सामना करेगा। यूरोपीय शराकतदार मुमकिन तौर पर कशीदगी कम रखने की कोशिश करेंगे, मगर उन्हें भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज पे नजरसानी करना पड़ेगी। एशिया में जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी रियासतें जो अमेरिका की न्यूक्लियर शील्ड शरह के ऊपर मुनहसर कर रही हैं, उन्हें इस नए मंजरनामे में अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, दिफाई अखराजात और या तो अमेरिकी इन्हिसार को मजबूत करने या फिर खुद मुख्तार दिफाई सलाहियत जैसे कि क्रूज या मिसाइल दिफा बढ़ाने के लिए उन्हें फैसला करना होगा। इसी दौरान चीन और रूस जो अपने जदीद हथियार दिखा चुके हैं, वो या तो मुकाबला ईरानी या शिमाली कोरिया जैसी रियासतों को रवैये को सख्त कर सकते हैं और खुद नई टेक्नोलॉजीज की फजा में सरमायाकारी कर सकते हैं। इस सब का फौरी असर यह होगा कि आलमी जौहरी जो स्टेबिलिटी है, जिसे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कहा जाता है, वो कमजोर पड़ेगी। डिप्लोमेसी के रवायती आलात जैसा कि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होते हैं, ये कम मुअस्सर होंगे और नतीजा क्या निकलेगा? खतरनाक गलतफहमियां बनेगी, हादसाती तसादुम के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मगर मुस्तकबिल के मंजर को भी गौर से देखना होगा, क्योंकि हर बड़ा सियासी कदम फौरी और लाजमी तौर पे एक चीज के रद्द-ए-अमल के तौर पे होता है। कई माहिरीन इस ऐलान को फिल वक्त ज्यादातर पॉलिटिकल सिग्नल के तौर पे देख रहे हैं। ये एक तरीका है जिससे अमेरिका मुकाबिल हरीफों को खबरदार करना चाहता है, अपने अंदरूनी सियासी हामियों को दिखाना चाहता है कि वो कौमी सलामती में सख्ती इख्तियार कर रहा है और बैक चैम्बर में मुज़ाकरात या स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का दबाव पैदा करना चाहता है। हकीकत में दोबारा धमाके करवाने का हकीकी इकदाम आइंदा 2 से 3 साल में नहीं होता दिखाई दे रहा, क्योंकि कांग्रेस में फंडिंग, कौमी दिफाई और तवानाई बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती है और कौमी सतह के बड़े सिक्योरिटी और सेहत के इंतजाम होने जरूरी होते हैं। इस सब के दौरान दुनिया भर में डिप्लोमेसी तेज हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा न्यूक्लियर हथियार कंट्रोल के इदारे, यूरोपीय यूनियन और चीन और रूस के दरमियान कड़े मुज़ाकरात हो सकते हैं। इक़्तिसादी पहलू भी इसका कम अहम नहीं है। हकीकी जौहरी तजर्बात का दोबारा आगाज न सिर्फ सियासत बल्कि शहरी और माहौलियाती लागत भी लेके आएगा। जेर जमीन धमाकों की वजह से ताबकारी के खतरात होंगे, माहौलियाती असर होगा और नेवाडा जैसी साइट्स की महफूज बहाली पे अरबों डॉलर खर्च करना होंगे, जबकि अवामी सतह पे, मकामी सतह पे इसकी कीमतें मुद्दत तखमीनाकारों के मुताबिक लाखों से अरबों डॉलर तक जा सकती है और ये अखराजात उसी वक्त जायज कहे जाएंगे जब उसकी सिक्योरिटी के फवायद वाज़ेह और तवील मुद्दती हों, वरना ये महज एक सियासी शो की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। अब सवाल यह कि दुनिया एक नई जौहरी दौड़ के दहाने पर है या नहीं। मुख्तसर जवाब यह कि खतरा हकीकी है मगर लाजिम मलजूम नहीं है। एक मुल्क का रद्द-ए-अमल दूसरे मुल्क को मजबूर कर सकता है और जब मॉस्को या बीजिंग ने वाजे किया है कि वो भी इसी समत रद्द-ए-अमल दे सकते हैं तो एक मुतबादिल दौड़ का खतरा करीब आ जाता है। मगर बैनुल अक़वामी मायार, मुआशी वाबस्तगी, अवामी राय, खासतौर पर यूरोपीय और एशियाई मईशतों में ऐसे हैं कि वो बराह रास्त और बिला सोचे समझे जौहरी तसादुम या बड़े धमाकों की तरफ जाने से रुकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगरचे सियासी खिताबात तेज हैं, असल फैसला तवीलुल मुद्दत तजर्बात या अदम तजर्बात, वसी सरकारी, साइंसी और अवामी बहसों मंजूरी के बाद होगा। और इसी बहस में यह बात अहम होगी कि क्या हकीकी तजर्बात की जरूरत उसके मुआशी और जोग्राफियाई असरात से बड़ी है या नहीं। इसके आखिर में पाकिस्तान या दीगर जौहरी या गैर जौहरी ममालिक के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले वो आलमी न्यूक्लियर माहौल जिसमें गैर फैलाव यानी नॉन प्रोलाइफरेशन के मुआहिदे कायम थे, वो तनाव का शिकार हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, खित्ते की सिक्योरिटी पॉलिसीज खुसूसन जनूबी एशिया, मशरक वस्ता और मशरकी एशिया ये दोबारा अपने आप को असर नौ तरतीब देना शुरू कर देंगी। तीसरा, तकनीकी और साइंसी दुनिया में जेर जमीन और जैली तजर्बात का दायरा बढ़ने से नई टेक्नोलॉजीज, डिटेक्शन और जोनिंग के कवानीन पर जोर बढ़ जाएगा। चौथा, ये सब चीजें बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी को एक नए दौर में ले आएंगी जहां एतमाद साजी की जगह जारहाना सिग्नलिंग बढ़ सकती है, मगर मुस्बत डायलॉग और कंट्रोल मैकेनिज्म ही अमन का वाहिद रास्ता जो है वो साबित हो सकते हैं। अब ये देखना है कि दुनिया में इस वक्त एटमी जखीरा किसके पास कितना है। रूस के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एटमी जखीरा मौजूद है, जिसकी तादाद तकरीबन 5580 जौहरी हथियारों तक पहुंच चुकी है। यह वो तर्किश है जिसने मॉस्को को न सिर्फ अस्करी बल्कि सियासी सतह पर भी नाकाबिले तस्खीर कुव्वत के तौर पर बनाया। दूसरी जानिब अमेरिका के पास 5225 जौहरी हथियार हैं जो उसे आलमी तवाजुन ताकत में रूस के हमपल्ला बनाते हैं। इन दोनों ममालिक के पास मजमूई तौर पर दुनिया के तकरीबन 90% एटमी हथियार मौजूद हैं, यानी कुर्रा अर्ज पे मौजूद एटमी तबाही का तकरीबन सारा इख्तियार इन्हीं दो के हाथों में है।
ان کے بعد چین تیزی سے اس دور میں شامل ہو رہا ہے، جس کے پاس 200 کے قریب فعال جوہری ہتھیار بتائے جاتے ہیں، مگر ماہرین کے مطابق بیجنگ کی رفتار اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اگلی دہائی کے اختتام تک وہ 1000 سے زائد ہتھیاروں کا مالک بن سکتا ہے۔ چین اپنے ایٹمی ذخیرے کو خفیہ رکھتا ہے، مگر مصنوعی سیاروں کی تصاویر اور دفاعی تجزیے ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے مغربی علاقوں میں درجنوں نئی میزائل سائلوز تعمیر کر لی ہیں جو مستقبل میں امریکی اور روسی نظاموں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اسی قطار میں فرانس کے پاس تقریباً 290 جبکہ برطانیہ کے پاس 225 جوہری ہتھیار ہیں، اور یہ دونوں یورپی طاقتیں اگرچہ نیٹو کا حصہ ہیں مگر اپنی آزاد ایٹمی صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی عالمی بحران یا امریکی پالیسی سے انحراف کی صورت میں ان کا دفاع خود مختار بنیادوں پر ممکن رہے۔ فرانس کے پاس اپنی آبدوزوں سے داخل جانے والے جدید میزائلوں کا ایک مکمل نظام موجود ہے، جبکہ برطانیہ کی ایٹمی قوت بنیادی طور پہ اس کی ٹرائیڈنٹ آبدوزوں پہ مرکوز ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں پوشیدہ رہ کے حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل کی بات کی جائے تو اب تک اپنے جوہری پروگرام کو باضابطہ طور پہ تسلیم نہیں کرتا، مگر عالمی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق تل ابیب کے پاس 80 سے 90 کے درمیان ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اسرائیل کا جوہری پروگرام ایک طرح سے مشرق وسطی کے طاقت کے توازن کو یکسر بدل دیتا ہے، کیونکہ عرب دنیا میں کوئی اور ریاست ایسی صلاحیت نہیں رکھتی، اسی لیے ایران اپنے دفاعی منصوبے کو اسی خفیہ ایٹمی ڈھانچے کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ بھارت کے پاس تقریباً 160 سے 170 کے درمیان ایٹمی ہتھیار موجود ہے، اور اس نے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ نو فرسٹ یوز یعنی پہلا حملہ نہیں کرے گا کی پالیسی پہ قائم رکھی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً بھارتی عسکری قیادت اس موقف میں تبدیلی کے اشارے دیتی رہتی ہے۔ پاکستان اس کے مقابلے میں تقریباً 150 سے 160 کے درمیان ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے۔ یہ مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بین الاقوامی سطح کے اوپر رجسٹرڈ باتیں ہیں میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ بہت سارے ممالک اسے مخفی رکھتے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے مخفی رکھا گیا ہو یا اعداد و شمار جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے مناسب ہوں۔ اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے فل سپیکٹرم ڈیٹرنس یعنی مکمل دفاعی توازن اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسلام آباد نے اپنی میزائل رینج جو ہے، متحرک لانچر نظام جو ہیں اور ٹیکٹیکل وار ہیڈز کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہر ممکن سطح پہ حملے یا دباؤ کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ شمالی کوریا اس وقت اگرچہ ایک چھوٹی ایٹمی طاقت ہے، مگر اس کی غیر متوقع پالیسی، مسلسل میزائل تجربات اور امریکی اور جنوبی کوریائی اثر و رسوخ سے بغاوت نے اسے عالمی منظرنامے میں خطرناک عنصر یا کھلاڑی بنا دیا۔ ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ پیونگ یانگ کے پاس 30 سے 50 کے درمیان جوہری ہتھیار موجود ہیں، اور وہ مسلسل ان کی رینج بڑھانے کی کوشش میں مصروف ہے تاکہ وہ بر اعظم امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام اعداد و شمار صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ سیاسی بیانیے کی علامت بھی ہیں۔ روس اور امریکہ اب بھی دنیا کی جوہری سیاست کے محور ہے، لیکن چین، بھارت، پاکستان، شمالی کوریا اور اسرائیل جیسے ممالک اس کھیل میں نئی جہتیں شامل کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام بن چکا ہے جہاں طاقت صرف میزائلوں یا وار ہیڈز کی تعداد سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود ارادے، پالیسی اور تکنیکی ذہانت سے ناپی جاتی ہے۔ اگر ان سب کو ایک کل کے طور پہ دیکھا جائے تو دنیا میں آج تقریباً 13,000 سے زائد ایٹمی ہتھیار ہیں، ان میں سے ہر ایک چند لمحوں میں لاکھوں زندگیاں مٹا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے دنیا نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بھلانے کی کوشش کی، مگر ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ سایہ پھر سے گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی تعداد میں معمولی فرق ہے، مگر اثرات میں یہ فرق مہلک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی ایک کی اشتعال انگیزی یا غلطی پوری دنیا کو ایک ایسی تباہی میں جھونک سکتی ہے جس سے واپسی ممکن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ امریکی اعلان ایک تاریخی موڑ ہے، اس کے باوجود اس کا عملی نفاذ اب وقت اور بڑے سیاسی فیصلہ جات کا محتاج ہے، مگر اس نے دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ جوہری توازن اب دوبارہ سوال بن چکا ہے، اور اگر ممالک نے ڈپلومیسی کو پس پش رکھا تو عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر راستہ وہی ہے جس کا ہر ماہر بارہا اشارہ کرتا ہے، شفافیت ہونی چاہیے، باہمی نگرانی ہونی چاہیے، نئے کنٹرول کے معاہدے ہونے چاہیے، ورنہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوں گے جہاں غلط فہمیاں، تیزی سے بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور طاقت کے نمائش امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔